सबसे बड़ा टॉपिक है इस मानव जगत के लिए, इस समस्त जीव के लिए। जीवन क्या है? सीधी सी जवाब है जन्म एवं मृत्यु। ये दो चीजें जो है अटल सत्य है। जिस तरीके से मानव माता के गर्भ से जन्म लेता है वो शाश्वत सत्य है, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक उसी तरीके से मृत्यु भी सत्य चीज है। और ये दोनों चीजें जो हैं, इससे कोई भी इंसान बच नहीं पाएगा। न आप बचेंगे और न हम बचेंगे। जन्म तो हम लोग ले चुके हैं, बस एक ही चीज बाकी रह गया है। तो जीवन क्या है? जन्म एवं मृत्यु के बीच के जो क्षण होते हैं, जो समय होते हैं, वही जीवन है। और वह क्षण ऐसा है, वह समय ऐसा होता है जो कि बीत जाएगा। उसे बीतने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। एक एक क्षण बीत रहा है, एक एक क्षण बीत रहा है। हम लोग जन्म ले चुके हैं, अपने जीवन का एक एक क्षण को बिता रहे हैं। और वो क्षण तब तक बीतते जाएगा जब तक कि हम मृत्यु के आगोश में न समा जाएं। अब एक बात उठती है कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या जिस तरीके से हम जन्म लिए हैं उसी तरीके से इस दुनिया से चले जाना ही जीवन है? वास्तव में जीवन का उद्देश्य लोक निर्माण एवं लोक कल्याण ही इसका मूल उद्देश्य होता है। इसके अलावे जिसके भी जो दूसरे उद्देश्य हैं वो वास्तव में मानवता के लिए नहीं होते हैं। हमारा जीवन तभी सफल होगा जब हम लोक निर्माण में अपने जीवन को लगाते हैं, लोक कल्याण में अपने जीवन को लगाते हैं। जीवन यह कोई संयोग नहीं है, इसे प्रकृति ने बहुत खूबसूरती से बनाया है। जीवन प्रकृति का एक अनुपम योग है जो प्रकृति द्वारा स्वरचित एवं स्वतः संचाल्य है। इस जीवन का मुख्य काम होता है, जो भी इंसान इस धरती पे जन्म ले लिया या समस्त जगत, जीव जगत, जितने भी प्राणी हैं, उनके दो आवश्यक कार्य होते हैं। एक तो भोजन, दूसरा प्रजनन। भोजन के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा भोजन के बिना। और प्रजनन के बिना उसकी प्रजाति ही समाप्त हो जाएगी। भोजन अपने जीवन को बचाने के लिए होता है और प्रजनन अपनी नस्ल को बचाने के लिए होता है। और इस जीवन में ये दो काम हर कोई जरूर करता है, निश्चित रूप से करता है। इसीलिए वो जिंदा भी रहता है और उसकी नस्ल भी जिंदा रहती है। प्रजनन के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यह आपसी सामंजस्य की बात होती है, क्योंकि इसकी आवश्यकता दोनों की होती है। किंतु भोजन के लिए संघर्ष करना होता है। इसमें जीवन की बाजी लगानी पड़ती है, क्योंकि इस संघर्ष में किसी एक पक्ष को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। भोजन से किसी का जीवन बचता है तो उसी भोजन के दौरान किसी की जिंदगी जा रही होती है। जंगल में शेर और हिरन के बीच में जो संघर्ष होता है, एक अपने भोजन के लिए संघर्ष करता है और एक अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है। और उस संघर्ष में जो जीत जाता है वही बाजीगर होता है। शेर अगर जीतता है, उस हिरन को मार करके अपना भोजन कर लेता है, तो उस शेर की जिंदगी बच जाती है,
क्योंकि शेर केवल और केवल मांस ही खाता है। वो भूखे मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। और हिरन जो है, हिरन अगर उस बाजी में जीत जाता है, उस संघर्ष में जीत जाता है, तो उसका जीवन बच जाता है। ये संघर्ष दोनों अपने जीवन को बचाने के लिए कर रहे होते हैं। शेर भी अगर मांस नहीं खाएगा, हिरन को नहीं खाएगा, तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। और हिरन उस संघर्ष में अगर नहीं जीतता है, शेर से कहीं आगे नहीं निकलता है, तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है। ये संघर्ष केवल जंगलों में ही नहीं होता है, ये संघर्ष हम मानवों के बीच भी होता है। एक मानव दूसरे मानव से संघर्ष करता है, और वो संघर्ष करता है तो केवल और केवल भोजन के लिए संघर्ष करता है। इस संघर्ष में जो जीतता है वो खा खा करके मोटा हो जाता है, अमीर हो जाता है। और इस संघर्ष में जो हारता है वो नरकंकाल के रूप में बचता है, गरीबी की सीमा को पार कर जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह जीवन एक संघर्ष भी है, और इस संघर्ष में केवल और केवल उसी को जीने का संपूर्ण अधिकार होता है जो इस संघर्ष में जीतता है। हारने वाले के लिए मौत के सिवा कोई और उपाय नहीं होता है। या तो उसकी मौत निश्चित है, या जीवन भर के लिए वो गुलामी के जंजीरों में जकड़ लिया जाएगा। इस संघर्ष में आदमी जो कार्य करता है, हम उसे कर्म कहते हैं। और वह कर्म या तो सत्कर्म हो सकता है या दुष्कर्म हो सकता है। अपने अपने बुद्धि विवेक पे, अपने अपने चरित्र आचरण पे निर्भर करता है कि हम किस तरीके के कर्म करते हैं। कोई दुष्कर्म में चोरी करता है, बेईमानी करता है, ठगी करता है, अपहरण बलात्कार करता है, लूटता है, खसोटता है। ठीक उसी तरीके से कुछ लोग हैं जो कि सदकर्म का रास्ता अपनाते हैं, और सदकर्म कर करके अपना जीव को उपार्जन करते हैं, भोजनोपार्जन करते हैं, अपनी जीविका को चलाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। कोई अपना जीवन बचाने के लिए, अपने भोजन चलाने के लिए, भोजनोपार्जन के लिए कोई भीख मांगने का काम करता है, तो कोई मजदूरी करता है, कोई कारीगरी करता है, तो कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, तो कोई एक एक साल के पैकेज पे काम करता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि सेलिब्रिटी भी बन जाते हैं। आप जैसा बनना चाहेंगे वैसा बनेंगे। ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से अपने आप को बनाना चाहते हैं। एक भीख मांगने वाला भिखारी है तो उसके तो सामने समस्या है, वो अपाहिज है, अपंग है, वो काम करने के काबिल नहीं है, इसलिए वो भीख मांगने के सिवा कुछ और कर ही नहीं सकता है। इसलिए उसके सामने एक ही विकल्प बचता है कि वो भीख मांग करके अपने जीवन का निर्वहन करे। एक जून की रोटी के लिए, एक वक्त की रोटी के लिए जिंदा रहने के लिए वो भीख मांगने का काम करता है, और भीख मांग मांग करके अपने जीवन को बचाता है, चलाता है। एक मजदूर है, 8 घंटे की ड्यूटी करता है 2 वक्त की रोटी के लिए, और अपने साथ साथ अपने परिवार का भोजन चलाता है। एक कारीगर होता है, पूरे हफ्ते तक काम करता है वो, और उस दौरान जो उससे उसको आमदनी होती है उससे उसका भोजन चलता है और परिवार चलता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं
जो कि मासिक वेतन पे काम करते हैं, चाहे उन सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो। उसके पास इतनी क्षमता होती है कि वो पूरे महीने तक काम करेगा, सैलरी मिलेगी, तो उसके आगे उसका और उसके परिवार का भोजन का काम चलेगा। अगर अगले महीने, दूसरे महीने उसकी सैलरी नहीं आती है तो भूखे मरने लगेगा, सड़क पे आ जाएगा वो अपने परिवार के साथ। एक खेती करने वाला वर्ग होता है, किसान कहा जाता है, उसके पास क्षमता होती है 4 महीने तक अपना भोजन चलाने के लिए, अपने परिवार का भोजन चलाने के लिए। 4 महीने के बाद उसके घर में अगर फसल नहीं आती है तो उसके और उसके परिवार का भोजन पे संकट आ जाता है। उसी तरीके से एक वर्ग होता है नौकरी पेशे वाले में, पैकेज पे जो लोग काम करते हैं, पूरे 1 साल का पैकेज, पूरे 1 साल का वेतन वो लेते हैं, जिससे कि उनके पूरे परिवार का भोजन चलता है, उनका भोजन चलता है। अगर अगले साल उनको काम नहीं मिलता है, दूसरे साल उनको काम नहीं मिलता है, तीसरे साल काम नहीं मिलता है, तो वही भूखमरी के शिकार हो जाएंगे, उनके भोजन पे भी संकट आ जाएगा। उनको सहने की क्षमता है 1 साल 2 साल तक। और एक सेलिब्रिटी होते हैं जो कि न तो 1 वक्त की रोटी के लिए काम करते हैं, न 2 वक्त की रोटी के लिए काम करते हैं। वो हफ्ते और माह 4 महीने के लिए काम नहीं करते हैं, और न वो 1 साल के लिए काम करते हैं। वो काम करते हैं तो पीढ़ी और पीढ़ी के लिए। उनके काम के बदौलत उनकी आने वाली पीढ़ियों का भोजन का व्यवस्था हो जाता है। अब आपको सेलेक्ट करना है, आपको चुनना है कि हमें कौन सा काम करना है। हमने सद्कर्म के मार्ग बताए आपको, अच्छे अच्छे कर्म के रास्ते हमने बताए। इस तरीके से लोग काम करके, कर्म करके अपना भोजन चलाते हैं और अपने परिवार का भोजन चलाते हैं। सेलेक्ट आपको करना है। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जिसे हम लोग भिखारी कहते हैं, जो 1 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगता है, पेट चलाने के लिए, उसके काम को लोग बहुत छोटा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या, भीख मांग रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा, अगर उसी व्यक्ति से यह कह दिया जाए कि एक दिन तुम भीख मांग करके दिखा दो, संभव ही नहीं है कि कोई भीख मांग करके दिखा देगा। क्योंकि भीख मांगना पेशा ही नहीं है, एक कला भी है। भीख सभी लोग नहीं मांग सकते हैं। भीख मांगने के लिए उस भिखारी को करना क्या क्या पड़ता है। सबसे पहले तो अपने वेशभूषा को चेंज करना होता है, उस तरीके के अपने हुलिया को बनाता है, वो गेटअप करता है, घर पे अपने आप को मेकअप करता है कि हम भिखारी जैसा लगते हैं या नहीं लगते हैं। सोचिए कि 1 वक्त की रोटी के लिए, 2 रोटी के लिए भीख मांगना है उसे, और उसके लिए वो अपने आप को गेटअप कर रहा है, अपने आप को उस तरीके से अपने चेहरे को बना रहा है, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता है कि हमारी शक्ल सूरत अगर भिखारी जैसे नहीं लगेगी तो हमें कोई भीख देने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भिखारी को कोट पैंट टाई जूता सूट बूट पहन करके देखे होंगे भीख मांगते हुए। ऐसा कोई नहीं करता है। और उस भिखारी को क्या करना पड़ता है कि एक प्लेस चुनना पड़ता है, एक जगह चुननी पड़ती है। सभी जगह भिखारी नहीं पहुंच जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भिखारी नहीं पहुंचता है, सिनेमा हॉल के अंदर में भिखारी भीख मांगने नहीं पहुंचता है, होटल के अंदर भीख मांगने नहीं भिखारी पहुंचता है। उसे इस बात का पता है कि किस जगह पे बैठ करके हम भीख मांगेंगे या किस जगह पे जाकर के हम भीख मांगेंगे तो हमें भीख मिलेगी। चलती हुई ट्रेनों में, मंदिर के बाहर
लाइन की कतारें जहां खड़ी होती है वहां पे, जहां पे पब्लिक प्लेस होता है, उसको इस बात की भनक है, उस बात की पता है कि वो किस जगह पे खड़ा होगा तो वहां पे लोग आएंगे और वही जगह हमारे मांगने की जगह सटीक होगी। और क्या करता है, थोड़ी सी पूंजी भी लगाता है, कटोरे खरीदता है और उस कटोरे में 2-4 रुपये पहले से वो डाल करके वो बजाता है। तब लोग समझते हैं कि नहीं, यह व्यक्ति, बैठा हुआ व्यक्ति भिखारी है, इसके हाथ में कटोरा है। फिर भी भीख नहीं उसे मिलती है, उसे भीख के लिए आवाज लगानी पड़ती है। 2 पैसे दे दो बाबू, भूखा हूं, भूखे को भोजन के लिए दे दो बाबू, मैं बीमार हूं, दवा के लिए पैसे दे दो बाबू। उसे आवाज लगानी पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि वो भीख मांगने की आवाज लगाता है, उस रास्ते से सारे लोग जा रहे होते हैं, सारे के सारे उसको भीख दे देते हैं, ऐसी भी बात नहीं होती है। वो आवाज लगाते जाता है, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, 21वां व्यक्ति जरूर उसे भीख दे देता है। उसे भी इस बात की पता है कि हर व्यक्ति हमें भीख नहीं देगा। ऐसा कभी वो नहीं करता है कि इस व्यक्ति से नहीं मांगना है, इस व्यक्ति से मांगना है। वो मांगता सबसे है, देता कोई कोई है। उसके पास भीख मांगने के शब्द होते हैं। एक बार विट्ठल सर हमारे बता रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग की, नेटवर्क के कुछ शब्द होते हैं, कुछ वाक्य होते हैं, तो भीख मांगने के भी कुछ वाक्य होते हैं। आप जरा सोचिए कि एक भिखारी को एक वक्त की रोटी के लिए इतने सारे कुछ करने पड़ रहे हैं, इतने सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ रही है, इतना उसको अपने आप को तैयारी करना पड़ रहा है, और हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में चले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत व्यवसाय, बिजनेस। हमारे ड्रेस सेंस का कोई पता ही नहीं है, किस तरीके से एक नेटवर्कर को अपनी ड्रेस पहननी चाहिए ये पता ही नहीं है, किस किस शब्द का इस्तेमाल हमें करना चाहिए ये पता ही नहीं है, किस जगह पे जाकर के अपने बात को रखनी है ये पता ही नहीं है, और प्रत्येक व्यक्ति से अपनी बात कहनी ही कहनी है ये भी बात हमें पता नहीं होती है। और हम चल देते हैं नेटवर्किंग करने, दुनिया के सबसे खूबसूरत बिजनेस। कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। इतने तरीके मैंने बताया भोजनोपार्जन के लिए। जो सेलिब्रिटीज जो बनते हैं वो वही लोग बनते हैं जो बिजनेस करते हैं। कभी आपने अमीर किसी भिखारी को बनते हुए नहीं देखा होगा, किसी मजदूर को, किसी कारीगर को नहीं देखा होगा, और न किसी सैलरीड पर्सन को, न खेती करने वाले, न पैकेज होल्डर को आप कभी भी अरबपति बनते हुए नहीं देखे होंगे। अमीर जब भी कोई व्यक्ति बनता है तो वो केवल और केवल बिजनेसमैन ही बनता है, व्यवसायिक ही बनता है। और बिजनेस 2 तरीके के होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है और दूसरा MLM बिजनेस होता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि आपको अपनी योग्यता होनी चाहिए, आपके पास अपनी डिग्री होनी चाहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, उस व्यवसाय के बारे में आपको मास्टरमाइंड होना चाहिए, आपके पास बहुत बड़ी पूंजी होनी चाहिए, वहां आपको समय देना होगा, श्रम देना होगा, और सारे तरीके के रिस्क को आपको झेलना पड़ेगा, और तब जाकर के कहीं जो धनोपार्जन करेंगे, तब जाकर के आप लखपति, करोड़पति और अरबपति बनेंगे। क्या आपने कभी किसी सेलिब्रिटी पर्सन को, किसी अमीर व्यक्ति को देखा है? कभी अवसर मिले, मौका मिले तो उसे गहराई से, उसके नजदीक से उसे देखिए, उसके ड्रेस सेंस को देखिए, उसके बातचीत करने के तरीके को देखिए, उसके बैठने के तरीके को देखिए,
और सबसे बड़ी चीज कि वो काम क्या करता है, उसके काम को देखिए। उसने धन उपार्जन कितना कर लिया उस चीज को नहीं देखना है, उसको देखने से उसमें से आपको फूटी कौड़ी मिलने वाला नहीं है। उसके कर्मों के देखिए कि वो अरबपति खरबपति अगर बना हुआ है तो वो कौन कौन से काम को करके बना है। अब सवाल ये उठता है कि तो न तो हमारे पास कोई डिग्री है, न मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, न हमारे पास इतनी बड़ी पूंजी है, न हमारे पास इतना श्रम करने की क्षमता है, तो फिर कैसे मैं बिजनेस करूंगा। ट्रेडिशनल मार्केट हमारे लिए नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केट के रास्ते सदा के लिए हमारे लिए बंद है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और मिडिल क्लास में भी लोअर कैटेगरी से आते हैं। इसके लिए बड़ा बिजनेस संभव नहीं है। अपवाद में कोई निकल गया वो अलग बात है। कभी कभी बबुल के पास भी आम मिल जाता है, उसको परंपरा में नहीं बनानी है। एक ही रास्ते बचते हैं हमारे पास और वो रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे खूबसूरत क्षेत्र है, सबसे पवित्र चीज है। इसके इतना पवित्रता दुनिया के किसी भी काम में नहीं है, क्योंकि ये वही जगह है जहां पे दूसरे के घर में इनकम करवाते हैं, दूसरे भूखे को भोजन कराते हैं, आपके बच्चे का पेट भरता है। दूसरे के खाते में पैसा इनकम कराते हैं, आपके खाते में पैसा आता है। वो केवल और केवल नेटवर्क मार्केटिंग ही है। जैसे हमारे इस्लाम भाइयों को अच्छी तरीके से पता होगा, उनमें एक सिद्धांत है कि आप अपने घर का चूल्हा तभी जलाइए जब पड़ोस में आप इंक्वायरी कर लीजिए कि हमारे पड़ोसी के घर का चूल्हा जला है कि नहीं जला है। अगर नहीं जला है इसका मतलब उसके घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, इसलिए चूल्हे नहीं जले। वो चीज नेटवर्क मार्केटिंग में है। दूसरे का इनकम कराएंगे, दूसरे का भोजन चलाएंगे, आपका भोजन आपका इनकम स्वतः होते चला जाएगा। और ये MLM नेटवर्क मार्केटिंग जो है पूरी तरीके से शुद्ध रूप से पवित्र काम की श्रेणी में इसीलिए आता है। और जगह है दूसरे व्यवसाय में है कि अगर दूसरे का गला नहीं काटेंगे तो हमारा गला नहीं भरेगा। दूसरे को भिखारी नहीं बनाएंगे तब तक हम अमीर नहीं बनेंगे। यही कारण है कि भारत के अंदर आज के डेट में जो है गरीबी और अमीरी के बीच की खाई बहुत काफी बढ़ गई है। उस खाई को अगर पाटना है तो उसके लिए एक ही मंत्र है और वो मंत्र है MLM नेटवर्क मार्केटिंग। यहां किसी को अमीर बनने के लिए किसी व्यक्ति को गरीब बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां अपने आप को अमीर बनाने के लिए सामने वाले को अमीर बना देना होता है। इससे और बड़ा पवित्र कर्म क्या होगा। इतना खूबसूरत ये क्षेत्र है। अगर MLM को नेटवर्क मार्केटिंग को आज के समय में अगर गहराई से आप और हम नहीं समझेंगे तो आने वाली हमारी नस्लें हमें बड़े गलत तरीके से, गंदे तरीके से हमें याद करेगी, हमें उलाहना देगी, हमें मूर्ख कहेगी, नासमझ कहेगी। और जो इंसान आज के डेट में MLM के पावर को, नेटवर्क मार्केटिंग के पावर को समझ जाएगा, आने वाले समय में आपके परिवार में, आपके समाज में आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ मिलेगा। आने वाली आपकी पीढ़ी आपको याद करेगी कि हमारे फलाने ही पीढ़ी में फलाने हमारे दादा परदादा नेटवर्क मार्केटिंग को समझ गए थे। उस चीज को हमें फॉलो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दुनिया धीरे धीरे इस चीज को फॉलो कर रही है, लेकिन हम लोग तो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ चुके हैं। हम इसके मर्म को समझ चुके हैं, इसके कामों को समझ चुके हैं, इसके इनकम को समझ चुके हैं, इसके पावर को समझ चुके हैं।
लेकिन फिर भी क्या वैसा हम कर्म कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अपने कर्मों से जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमारे कर्तव्य होने चाहिए, उस कर्तव्य से सीधे सीधे हम डाका डालते हैं, डकैती करते हैं, चोरी करते हैं। कम से कम उन भिखारियों से तो सीखिए, जो समाज का सबसे निचला तबका कहा जाता है। वो अपने कर्म से कितना ईमानदारी करता है। जिस जगह पे वो भीख मांगने के लिए बैठ जाता है, 8-10 घंटे बैठ करके एकदम ईमानदारी पूर्वक वो ड्यूटी करता है वहां पे। आप सोचिए जरा कि आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं, कितना घंटा समय इसमें देते हैं ईमानदारी पूर्वक, कितना मेहनत करते हैं, कितना इसके बारे में बात आप करते हैं। और अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ और नहीं, किसी और के नहीं साथ, आप केवल और केवल अपने साथ धोखा कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। नाम लिखा लिए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, कर्म कुछ और कर रहे हैं। अगर इस तरीके से आप अपने ईमानदारी पूर्वक कर्म नहीं कर रहे हैं तो आपसे अच्छा तो वो व्यक्ति है जो कि अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा ही नहीं है। कम से कम वो ये तो नहीं कहेगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को जानता हूं। इससे अगर जुड़ गए हैं तो ईमानदारी पूर्वक एक जगह पे डट करके इसमें समय दीजिए, अपने कर्मों को ईमानदारी पूर्वक कीजिए। जो जो इसमें काम बताए जाते हैं सारे के सारे आप से कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप काम कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, और वहां जो समय दे रहे हैं, वहां जो मेहनत कर रहे हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि अपना और अपने परिवार का ईमानदारी पूर्वक भोजन चलाना। अपना भोजन तो एक कुत्ता भी, गली का कुत्ता भी चला लेता है, इसीलिए वह जिंदा है। आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में सेलिब्रिटी बनना है, बादशाहत कायम करनी है। इसीलिए इसमें रेनेटस वेलनेस का लास्ट रैंक रखा गया है किंग। आपको राजा बनना है, संपत्ति का राजा बनना है। ऐसे कैसे होगा? समय की नजाकत को समझिए। ये जूम मीटिंग है, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, सीखने के लिए लोगों को बुलाया जाता है। काम करने की तो बात दूर छोड़ दीजिए, लोगों को यहां भी आने में डर लगती है। उन्हें कहीं, मुझे तो लगता है कि कहीं किसी किसी को ऐसा तो डर नहीं लगता है कि जूम मंच पे डेली अगर जाने लगेंगे तो जूम मंच वाले हमें पकड़ करके जबरदस्ती अमीर बना देंगे। उसे डर है कहीं, वो गरीब बन करके ही जीना चाहता है, इसीलिए वो जूम मंच पे नहीं आता है। तो भाई अगर गरीबी में पैदा हुए हैं, गरीबी में मरना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दीजिए, ऐसे ही आप मर जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप। जूम मंच पे आइए। अगर आपको अमीर बनना है, संपत्ति वाला बनना है, करोड़पति अरबपति बनना है, तो आपको पहला और पहला काम, जिस तरीके से भिखारी एक प्लेटफॉर्म के ओवर ब्रिज पे जाकर के डेली डट करके बैठता है, मंदिर के सामने अगल बगल जिस रास्ते से राहगीर जा रहे होते हैं वहां पे वो डट करके बैठता है और अपनी आवाज को लगाता है, अपने समय को वहां देता है और डट कर बैठता है। उस तरीके से आप इस जूम मंच पे डेली बैठिए, अगर आपको अमीर बनना है तो। डेली रॉकिंग रेनेटस बोलिए, अगर आपको अमीर बनना है तो। अगर आपको अकेले अमीर बनना है तो अकेले आइए, और कुछ अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को अमीर बनाना है तो उन्हें भी साथ में लाइए, क्योंकि ये तो जीवन ही है लोक कल्याण का, लोक निर्माण का। जीवन का तो यही उद्देश्य है। यहां अभी आपको दूसरा कुछ करना ही नहीं है, केवल यहां जूम मंच पे बैठने का काम तो कीजिए। सीखते सीखते एक रोज ऐसा होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा
कि कब हमारे अकाउंट में कितने कितने अमाउंट जाने लगे। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग ईमानदारी पूर्वक करना है तो ईमानदारी पूर्वक इसमें जुड़िए, इसके कायदे कानून को समझिए और उस कायदे कानून के हिसाब से काम कीजिए, तब जाकर के आप सफल होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों आसान है? लोग कहता है कि अरे बड़ा टफ है काम। मैं तो कहता हूं कि जो सबसे कर्महीन व्यक्ति होगा, जिसके पास कोई क्षमता नहीं, कुछ नहीं उसके पास होगा, अगर उस व्यक्ति की उम्र केवल और केवल 18 वर्ष है तो भी वो यहां पे सफल हो सकता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में डिग्री की जरूरत नहीं होती है, यहां अनुभव की जरूरत नहीं होती है, किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, और न फिक्स टाइम देने की जरूरत होती है और न एनी टाइम मेहनत करने की जरूरत होती है। यहां किसी तरीके का रिस्क भी नहीं होता है। यहां पे न अपना नुकसान होता है और न किसी सामने वाले का नुकसान होता है, यहां किसी का भी नुकसान नहीं होता है। अश्वनी सर, मेरी आवाज जा रही है? जी सर, जी बिल्कुल सर। अच्छा, मुझे लगा कि मेरी आवाज ब्रेक कर रही है। नो सर, नो, बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर आ रही सर। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग है, यहां न अपना नुकसान कोई होता है और न कोई नुकसान किसी सामने वाले का होता है। इस बिजनेस में किसी भी तरीके के अपने संपत्ति का चोरी होने का डर नहीं होता है, किसी तरीके के भूकंप से डर नहीं होता है, न अकाल का डर होता है, न बाढ़ का डर होता है। यहां न कोई मालिक होता है और न कोई नौकर होता है, न कोई सीनियर होता है, न कोई जूनियर होता है। यहां सभी के सभी बिजनेस पार्टनर होते हैं। अब इस सदकर्म में आप अपनी स्थिति निर्धारित कर सकते हैं। आपको भिखारी बनकर के अपना जीवन यापन करना है, मजदूर बनकर के जीवन यापन करना है, कारीगर बनना है, नौकरी वाला बनना है, खेती वाला बनना है, पैकेज होल्डर बनना है या सेलिब्रिटी बनना है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें अपनी जगह को चुन सकते हैं। आगे ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि जीवन जब शुरुआत हुई तो उसी जंगलों से मानव ने भी अपनी यात्रा शुरू की और उसी जंगल से जानवर भी अपनी यात्रा शुरू किए। जानवर जिस जगह से शुरुआत किया था, जिस अवस्था में वो अपनी जिंदगी की यात्रा को की शुरुआत की थी, ठीक वैसी स्थिति में आज भी है। नंगे का नंगा है, न कोई अपना घर बना पाया आज तक। इंसान उसी जंगलों से निकल करके मैदानों में आया, कस्बों में आया, बस्तियों में आया, गांवों में आया, छोटे छोटे शहरों में आया, महानगरों में आया। पैदल की सवारी शुरुआत की, घोड़े से, गधे से, बैलगाड़ी से, साइकिल पे आया, मोटरसाइकिल, कार पे आया, हवाई जहाज पे आया, यहां तक कि रॉकेट से चांद के साथ साथ मंगल पे पहुंच गया, मंगल पे पहुंचने की तैयारी कर रहा है। ये मानव के पास जो दो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि जानवर और इंसान में फर्क कराता है, वो है तो केवल और केवल सोच। सोच के बदौलत ही, सपने के बदौलत ही मानव और जानवर में अंतर होता है। जानवर सोचता नहीं है, सपना नहीं देखता है, इंसान सोचता भी है, सपना भी देखता है। सोचने और सपने देखने के बदौलत ही इंसान अपने विकास के पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ है। क्या हम और आप सपने देख रहे हैं?
क्या आपके सपने कुछ हैं? अगर आपके सपने हैं, आपके पास कुछ सोच है, तो निश्चित रूप से आप भी इंसान हैं। अगर आपके पास सोच नहीं है, आपके पास सपने नहीं हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप क्या हैं। इंसान में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक तो पूर्ण इंसान होता है और दूसरा एक इंसान में भी एक जानवर क्वालिटी का होता है। जानवर की तरह दिन भर काम करना, रात को पेट में ठूस ठूस करके खाना, रात भर सोना, ये जानवर के सिवा कुछ और नहीं है। वो इंसान के रूप में जानवर ही है। आपको क्या बनना है? दिन भर हाथ ठठा करके काम करके रात को खा पी कर सो जाने वाला इंसान बनना है, या जो प्रकृति ने एक अजूबा चीज आपको दिया है, सोच और सपने, उसका इस्तेमाल करके आपको विकास के ऊंचाइयों पे पहुंचना है? आप किस श्रेणी में अपने आप को देखना चाहते हैं? आज के पहले आप जैसे भी होंगे ये मुझे तो पता नहीं है, लेकिन कम से कम अब से तो अपनी सोच को विकसित करना शुरू कर दीजिए, सोचना शुरू कर दीजिए, सपने देखना शुरू कर दीजिए। अब आपको सपने देखने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात से बिल्कुल आप डरिए मत कि अगर अमीर बनने का हम सपना देखेंगे तो टाटा, बिड़ला, अंबानी, अदानी हमारे ऊपर आकर के FIR कर देंगे, केस कर देंगे। डरने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र अब आ गया है। एक साधारण गरीब का लड़का किसी खूबसूरत लड़की से को प्रपोज करता है तो हो सकता है कि वह लड़की उसे चांटा मार दे, क्योंकि उसके और उसके बीच में गरीबी अमीरी की बहुत बड़ी खाई है। किंतु एक साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति कार का सपना देखे, झोपड़ी वाला व्यक्ति बंगलों का सपना देखे और 500 रुपया रोज कमाने वाला व्यक्ति 5 लाख रोज कमाने का सपना देखे, तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई उसे चांटा मारने वाला मिलेगा। आपको कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा, टोकने वाला नहीं मिलेगा। सपना देखना शुरू कीजिए। आप अब आजाद मुल्क के नागरिक हो चुके हैं। हम भारतीय सपना देखने में, सोचने में बहुत पीछे हो गए हैं। उसका एक वजह है। एक समय था कि सदियों पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस वक्त भारत के लोग बहुत अधिक चिंतनशीलता उनके अंदर थी, बहुत चिंतन किया करते थे। आप बहुत बड़े बड़े सपने देखा करते थे। आज से 2200 साल, 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य का इतिहास उठा करके देखिएगा कि इस धरती के सर्वश्रेष्ठ 10 यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय इसी भारत की धरती पे हुआ करते थे। और एक एक यूनिवर्सिटियों में हजारों हजार टीचर रहा करते थे और 10,000 से 20,000 तक एक एक यूनिवर्सिटी में पूरी दुनिया से बच्चे आकर के यहाँ अध्ययन किया करते थे। तो सारा कुछ रातों रात नहीं होता था। उसके पीछे सोच लगी हुई होती थी, उसके पीछे सपने हुआ करते थे। यही कारण है कि दुनिया में आज भारत को विश्व गुरु और विश्व विजेता कहा जाता है, सोने की चिड़िया कहा जाता है। आज हम कहां पहुंच गए हैं? हम तो दुनिया के उस श्रेणी में पहुंच चुके हैं कि उस पायदान का नाम लेने में भी शर्म आती है। हमें सोचना होगा, आज ही सोचना होगा। आज अगर हम सोचना शुरू करेंगे तो कुछ दूरी तय करेंगे। अगर कुछ सपने हमने पूरे कर लिए, आने वाली पीढ़ी हमारी आगे की सपने पूरा कर देंगी। पहले सपने तो देखना शुरू कीजिए। सपने नहीं होंगे तो हम उसी श्रेणी में गिने जाएंगे
जिस श्रेणी के बारे में हमने आपको बता दिया है। आपसे निवेदन है, आग्रह है, आप अपने सपने को जिंदा कीजिए। आप अपने सपने को जिंदा कीजिए और आपके जितने भी चाहने वाले लोग हैं, चाहे वो आपके परिवार का सदस्य हो, आपके पड़ोसी हो, आपके मित्र रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उनके सपने को जगाइए। अपने नंगी आंखों से, खुली आंखों से अपने सपने को देखिए। सोए हुए में तो सारे लोग सपने देखते हैं, जानवर भी सोए हुए में सपना देख लेता है। जगे हुए में सपना देखिए। जो जगे हुए में सपना देखता है उसी के सपने पूरा होते हैं। अपने सपनों से प्रेम कीजिए, प्रेमिका की तरह, क्योंकि आपके सपने आपके लिए ही बने हैं। आपको अपने सपने को स्वयं आप ही को देखना भी होगा और उसे पूरा भी आप ही को करना होगा, क्योंकि आपके सपने आपकी मोहब्बत है, आपकी मंजिल है, आपका लक्ष्य है। आपके बीच में और आपके सपनों के बीच में आने वाली सभी बाधाओं का सरकलम कर दीजिए। आपके लक्ष्य तक पहुंचने में, आपके सपने को पूरा होने में जितनी भी बाधाएं आती है उसे मार डालिए। तभी आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो यही आपके सपने आपके नस्ल की फसल को सुधार देगी। आप अपने हर सपने को रेनेटस वेलनेस से जोड़ दीजिए। नहीं, ज्यादा उछल कूद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको किसी काम को तलाश करने की जरूरत ही नहीं है कि किस काम को करके हम सफल होंगे, अपने सपने को पूरा करेंगे। आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप जो भी अपने जिंदगी में सपना देखते हैं उस सपने से आप रेनेटस वेलनेस कंपनी के साथ जोड़ दीजिए। केवल जोड़ करके देखिए। इस कंपनी में इतनी ताकत है कि आप केवल सपना देखिए, ये कंपनी आपके सपने को पूरा करने की जिम्मा लेती है। मैंने तो प्रैक्टिकल करके देख लिया। मैंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि मार्च तक मुझे एग्जीक्यूटिव हासिल करना है। कैसे होगा यह मुझे पता नहीं था, हो गया। मार्च तक मेरा एग्जीक्यूटिव कंप्लीट होगा। मेरे सपने हैं इस अप्रैल के बाद जो मई महीने आ रहे हैं, उस मई महीने में मुझे 4 व्हीलर चाहिए तो चाहिए। कहां से होगा ये मुझे पता नहीं है, कुछ मुझे पता नहीं है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए तो चाहिए। बस कंपनी को देना है, इस प्रकृति को देना है। कैसे वो देगा ये उसकी समस्या है। हमें तो केवल जिद करना है, हमें तो केवल काम करने की जिद करनी है। जैसे बच्चे को मेले में लेकर के चले जाते हैं और बच्चा जिद करता है कि हमें वो फलानी खिलौने चाहिए और आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है, इससे बच्चे को कोई लेना देना नहीं है। बच्चे को कुछ नहीं मतलब है, उसे बस चाहिए तो वो खिलौने चाहिए। आप कहां से देते हैं वो आपकी प्रॉब्लम है। बस हमारी भी जिद है। सृष्टि उसे कैसे पूरा करती है, कंपनी उसे कैसे पूरा करती है, ये उसका मामला है। हमें तो पहले अपने सामने, कंपनी के सामने, इस प्रकृति के सामने अपने सपने को पहले हमें तो रखना होगा ना। अपने सपने को जिंदा कीजिए, सपने को जिंदा कीजिए और अपने सपने को सर्वलोक कल्याण से जोड़ दीजिए। अपने सपने को अमीर बनने से जोड़ दीजिए। अपने सपने को इस MLM से जोड़ दीजिए। तभी जाकर के आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे और लाखों नहीं, यहां करोड़ों कमाएंगे।
तो आज की मैं अपने वाणी को इतना ही पे विराम देना चाहूंगा। आगे अगर मेरी बातों से, मेरे शब्दों से किसी एक भी हमारे रेनेवियंस को फायदा पहुंचा होगा, लाभ पहुंचा होगा, ज्ञान पहुंचा होगा, तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। मैं अपने इस वक्तव्य को कामयाब मानूंगा, क्योंकि किसके शब्दों से, किसके वाणी से किसकी जिंदगी बदल सकती है ये कोई नहीं जानता है। आज तक हमने आपकी तरह जिस तरीके से आप आज जूम मंच पे बैठ करके हमारी बातों को सुन रहे हैं, उस तरीके से हमने भी बहुत सारे मीटिंग सुने। मेरी एक सबसे बड़ी आदत है, उसे आप अच्छी आदत कर सकते हैं, सुनने की आदत। अगर आपको कुछ बड़ा बनना है तो सबसे पहले आपको अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। सुनिए, जानिए, सीखिए, और जितनी भी अच्छी चीजें आप सीख रहे हैं उन चीजों को लोगों में प्रसारित कीजिए, प्रचारित कीजिए, लोगों को बताइए। यही सर्वलोक कल्याण का काम है। इसी तरीके से आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा और सर्वलोक का कल्याण होगा। तो आगे मैं इस मंच को, सभी रेनोवियंस को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम करते हुए बुद्धम नमामि करता हूं।